नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नए अंक को लेकर। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कृषि व्यवसाय है वो बहुत वृहद क्षेत्र में फैला हुआ है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। कृषि कार्य केवल एक चीज़ में सिमट कर नहीं रह गया है, कृषि वानिकी भी उसका हिस्सा है और हमारे किसानों की आय बढ़ाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमने इसी विषय पर चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रभात तिवारी को। सहायक प्राध्यापक हैं कृषि वानिकी, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसार भारती का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान भाइयों के समक्ष अपनी कुछ जानकारी रखने का अवसर प्रदान किया। जी बिल्कुल। कृषि वानिकी और ग्रामीण आजीविका की अगर हम बात करें तो समझना बहुत ज़रूरी है, क्या तात्पर्य है कृषि वानिकी का, कैसे हमारे किसान भाई समझे इस बात को। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। कृषि वानिकी एक बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है खेती किसानी का। कृषि वानिकी का मुख्य रूप से जो उद्देश्य होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कृषि और वानिकी, यानी हम खेती किसानी को जब वृक्षों के साथ सम्मिश्रण कर देते हैं उसे कृषि वानिकी कहते हैं। अच्छा। इसके लिए हम कृषि योग्य भूमि में पौधों का सम्मिलित करके उसके बीच में हम फसलों का लगाते हैं। फसलों के साथ साथ हम चारा भी लगा सकते हैं, हम औषधि पौधे लगा सकते हैं, पर इसमें वृक्ष महत्वपूर्ण होता है। वृक्ष जरूर शामिल करना चाहिए कृषि वानिकी। बिल्कुल, आपने वृक्षों की बात कही है कि वृक्षों को हमें खेती में शामिल करना है। कौन कौन से वृक्ष हैं जिन्हें हमारे जो किसान भाई हैं वो खेतों में लगा सकते हैं फसलों के साथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी कि कृषि वानिकी में कौन से वृक्ष हम प्रयोग में ला सकते हैं, उसके बिना हम उसे लाभकारी खेती में शामिल नहीं कर सकते। इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम ऐसे वृक्ष लें जो कि आर्थिक रूप से उपयोगी हों, अर्थात किसान उससे एक आमदनी भी प्राप्त कर सके, और वहीं दूसरी ओर ये फसलों को नुकसान ना करे, यानी उस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाले। ऐसे वृक्षों का चयन करना चाहिए, जिसमें कि हम मुख्य रूप से देखते हैं कि जो टिम्बर के स्पीसीज हैं, जिसको कि किसान फर्नीचर उद्योग में जिनकी बहुतायत में उपयोग होता है, कागज उद्योग में बहुतायत में उपयोग होता है, इसके साथ साथ प्लाईवुड उद्योग में बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। ऐसे वृक्ष हैं जिसमें आजकल मिलिया डूबिया का बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है, कदम्ब का वृक्ष है, इसी तरीके से हम देखते हैं गम्हार का वृक्ष है, और सागौन और शीशम के वृक्ष जो कि फर्नीचर उद्योग में बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं, उसको भी हम कृषि वानिकी के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। बहुत ही अच्छे वृक्षों के नाम आपने बताए कि हम अपनी फसल के साथ साथ हम वृक्षों का भी उपयोग कर सकते हैं और उन्हें आजीविका में शामिल कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि वो कृषि में अपने साथ में कृषि वानिकी में वृक्षों का उपयोग करें, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर दोनों का आपस में तालमेल नहीं रहेगा या दोनों आपस में एक दूसरे पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे, तो कई बार उत्पादन में कमी और आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मुख्य रूप से अगर हम वृक्षों की बात करें तो वृक्ष में यह देखना चाहिए कि वृक्ष ज्यादा उम्र का ना हो, यानी तेजी से वृद्धि करने वाला वृक्ष हो। वहीं दूसरी ओर वृक्षों से किसी प्रकार का कोई भी हानिकारक पदार्थ ना निकले। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम एलिलोपैथी इफेक्ट होता है, अर्थात वह फसलों को नुकसान कर सकते हैं, ऐसा सिक्रेशन होता है, तो वृक्ष से वो ना निकले। वृक्ष का फैलाव, यानी उसका जो क्राउन है वह बहुत ज़्यादा ना हो, उसकी उम्र ज़्यादा ना हो, वह किसी भी तापमान में आसानी से फिट हो जाए, यानी कि वो जल्दी से उसकी मोर्टेलिटी ना हो। तो इस तरीके की कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो वृक्षों के चयन के समय हमें ध्यान रखनी होती है। बिल्कुल, आपने सावधानियों की बात करी चयन के वक्त में। अगर हम गुणों की बात करें कि कैसे उनमें गुण होना चाहिए, कुछ उदाहरण देकर आप समझाएं थोड़ा। जी, जैसे कि हम देखते हैं, अगर हमने ये देखा कि हम ऐसे वृक्ष लेते हैं, जैसे हमने आम का वृक्ष ले लिया। आम का वृक्ष हमारे यहाँ बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, फलदार वृक्ष है। लेकिन आम के वृक्ष में एक समस्या ये होती है कि आम के वृक्ष का जो क्राउन होता है वह स्फेरिकल शेप का क्राउन होता है। स्फेरिकल शेप का क्राउन ये होता है कि वो चारों तरफ क्या है, फैलाव उसके क्राउन का हो जाता है, उसकी शाखाओं का। और जब पौधों की शाखाओं का फैलाव चारों तरफ हो जाएगा, तो चूंकि हमने उसके बीचों बीच फसल ले रखी है, तो जो क्राउन के कारण सूर्य का प्रकाश फसलों पर पर्याप्त रूप से नहीं पड़ता,
और सूर्य का प्रकाश जब फसलों पे नहीं पड़ेगा तो जो फसल की पैदावार होगी उसमें कमी होती है। इसलिए जब हम कृषि वानिकी में लेते हैं वृक्षों को तो उसकी हम प्रॉपर कटाई और छटाई सुनिश्चित करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि जो पेड़ है वह सीधा जाए और उसका सिलिंड्रिकल या कोनिकल क्राउन हो। और उससे दूसरा फायदा ये भी होता है कि जितना क्लीन बोल होगा, क्योंकि पौधे का तने का जो महत्वपूर्ण भाग है, जितनी ज्यादा उसमें शाखाएं होंगी या गांठ होंगे उतना ज्यादा उसका उद्योगों में उतना उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन अगर उसका बोल साफ है, उसमें शाखाएं कम है, निरंतर कटाई और छटाई हम सुनिश्चित करते हैं तो उसका आर्थिक रूप में भी उसकी मांग बढ़ती है। वहीं दूसरी ओर फसलों पर सकारात्मक प्रभाव डालकर सूर्य के प्रकाश का प्रॉपर अवशोषण कर फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी ये दी कि फसलों के उत्पादन में ये जो वृक्ष हैं वो बहुत ज़्यादा सहयोगी साबित होते हैं। अगर हम ये चीज़ देखें कि हमारे किसान भाई चाहते हैं कि कृषि वानिकी भी कर लें और फसल भी लगा लें, कैसे तालमेल बिठाएं, क्योंकि दोनों का तालमेल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जनरली जो किसान भाइयों का हमारा परसेप्शन है वह ये परसेप्शन है कि भाई छाया में ऐसा होता है कि फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा, इसलिए वो कृषि वानिकी से दूर भागते हैं। जनरली किसान भाइयों का ये परसेप्शन है और वास्तविक रूप में ये उचित भी है, क्योंकि हमें कृषि वानिकी में देखना होता है कि फसलों के उत्पादन में हम किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो हम जरूर इतना कर सकते हैं कि खेतों की मेढ़ों पर वृक्ष लगा सकते हैं जिससे कि सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण जो उपक्रम है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आवश्यक वृक्षों एवं आवश्यक फसलों का चयन, अगर ये हम सुनिश्चित कर लें कि जिस समय हम जानते हैं कि वृक्षों में एक महत्वपूर्ण उनका गुण होता है कि वृक्ष सीजन में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो जिस सीजन में पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिन्हें हम पर्णपाती वन भी कहते हैं, वो अपनी पत्तियां गिराते हैं, उस समय अगर फसल को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है तो वो अपने को आसानी से उसको मिल जाता है, क्योंकि पत्तियां जमीन पे गिर जाती हैं पौधे पर। तो आपस में पौधे और फसलों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपक्रम ध्यान में रखें हम कि सही वृक्षों का, सही फसलों का चयन करें। जब पेड़ बड़ा हो जाए, उसका क्राउन बड़ा हो जाए, तो ऐसी फसलें लें जिनको कि कम छाया की कम धूप की आवश्यकता होती है, जैसे कि जमीन के अंदर रहने वाली फसलें, जैसे हल्दी हो गई है ना, गार्लिक हो गई जिसे हम लहसुन कहते हैं, ये पौधे ज्यादातर जमीन के अंदर होती हैं और छाया में ज्यादा अच्छी पैदावार इनकी होती है। तो ऐसी फसलें भी हम जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती जाए हम ऐसी वृक्षों का चयन करके एक संतुलन बैठा के कृषि वानिकी में ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही जानकारी कि अगर हम तालमेल सही बैठाते हैं वृक्षों में और फसलों में तो हमें बहुत अच्छा आय मिलती है। बात आय की हो रही है और ग्रामीण आजीविका की बात हो रही है। कृषि पर आधारित बहुत सारे उद्योग होते हैं, तो अगर हमारे किसान भाई कृषि वानिकी का सहारा लेते हैं तो किस तरह आय बढ़ सकती है ग्रामीण आजीविका में? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारा जो विषय भी है आज का, और अगर आय बढ़ना सुनिश्चित नहीं हुई और आय अगर नहीं बढ़ी तो हम कुछ भी कर लें, किसान भाई उसको नहीं अपनाएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी एक कथन है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। इसके लिए कृषि वानिकी निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपक्रम साबित हो सकता है, क्योंकि कृषि वानिकी में जो एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि रिस्क मिनिमाइजेशन की क्षमता होती है। कई बार हम देते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जैसे इस समय बारिश बहुत जोरों पे है, फसलों का निरंतर नुकसान होता है। कई बार सूखा पड़ता है, उस समय फसलों का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे समय में कृषि वानिकी के अंदर वो क्षमता है कि वह पेड़ों से कम किसान को कुछ ना कुछ आमदनी होगी। और अगर हम औद्योगिक महत्व के वृक्ष शामिल करते हैं निश्चित रूप से आमदनी बढ़ सकती है। बिल्कुल, अगर हम औद्योगिक से संबंधित अगर हम वृक्ष शामिल करेंगे तो आय जरूर बढ़ेगी। कृषि वानिकी और ग्रामीण आजीविका पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी कृषि दर्शन में। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। और आज जो हमारा विषय है वो है कृषि वानिकी और ग्रामीण आजीविका पर। हमारे साथ है डॉक्टर प्रभात तिवारी जी। सर, हम बात कर रहे थे, आजीविका की बात हो रही थी, हम कृषि वानिकी की बात कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और 2023 वर्ष है जो मिलेट ईयर के रूप में घोषित भी किया गया है। अगर हमारे जो कुछ किसान भाई हैं, अगर वो मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, क्या वो भी कृषि वानिकी को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं? निश्चित रूप से हम मोटे अनाजों को भी आजकल वर्तमान जो हमारा ईयर चल रहा है वह इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। और हम सभी जानते हैं कि मोटे अनाज जो है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो आय की दृष्टि से भी है। निश्चित रूप से आय की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट का भी ये एम्फेसिस है कि ज्यादा से ज्यादा इसका उत्पादन बढ़ाएं। और उत्पादन बढ़ाने के लिए हम तभी प्रेरित कर सकते हैं जब हम उसकी मार्केट पैदा करें। और उसके लिए कृषि वानिकी में निश्चित रूप से हम इनको शामिल कर सकते, खासकर शुरुआती समय में जब पेड़ की उम्र छोटी है, यानी पेड़ छोटा है। कई बार क्या होता है कि अगर हमारा जो पेड़ है उसको सप्रेस कर देता है कई बार, क्योंकि ये बड़ी फसल होती है, तो हमको ये देखना इसमें जरूर आवश्यक होता है कि दोनों के जीवन चक्र में क्या क्रम है। उसको अगर हम सही रूप से संतुलित कर लें, निश्चित रूप से मिलेट्स को हम शामिल करके कृषि वानिकी में उससे उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि खाने के लिए हमारे लिए मिलेट भी हो जाएंगे और साथ में फल फूल भी हमें मिलते चलेंगे। पर्यावरण बहुत ज़रूरी होता है, संतुलन करना है, तो कृषि वानिकी किस तरह से महत्वपूर्ण साबित होता है पर्यावरण संतुलन में? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कृषि वानिकी आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। हम सब जानते हैं, हमारी संस्कृति भी पर्यावरण हमेशा संतुलन की हमेशा से बात करती रही है। हमारे यहाँ यह भी कहा जाता है, 10 कूप समावापी, 10 वापी समोहद, 10 हद समपुत्रो, 10 पुत्रो समातरो। यानी 10 पुत्र के बराबर हम अपने एक वृक्ष को मानते हैं। और अगर वृक्ष लगेंगे हमारे तापमान के लिए, तापमान को कम करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, वहीं जो पौधे का बायोमास होता है वह कार्बन अवशोषण का काम करता है। हम सभी जानते हैं कि आजकल औद्योगिकीकरण के इस युग में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें कि प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए, कार्बन उसको अवशोषित करने के लिए वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा कराने में भी वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। दूसरी ओर मैं आपको एक मुख्य बात बताऊं कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा है, उसके लिए कृषि वानिकी कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकती है। क्योंकि कृषि वानिकी में जो पेड़ों की जड़ें हैं वे जमीन के अंदर तक जाती हैं, जिससे मिट्टी में बने हार्ड पैन को तोड़ देती हैं। वहीं दूसरी ओर जब पेड़ों की पत्तियां जमीन पे गिरती हैं तो जो पत्तियों में कार्बनिक तत्व है वह मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में मिलकर मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ा देता है। इस प्रकार से मिट्टी को स्वस्थ करने में, मनुष्य के स्वास्थ्य को स्वस्थ करने में, प्रदूषण को कम करने में, वर्षा कराने में, ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े विषय को कम करने में कृषि वानिकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। बिल्कुल, हमारे डॉक्टर साहब इतना अच्छे तरीके से बता रहे हैं ये बात के लिए कि फसलें हमारी तो कुछ महीनों के लिए होती हैं, लेकिन जो वृक्ष होते हैं वो हमारे खेत के, हमारे गांव के वातावरण को भी उज्जवल करने में और साफ सुथरा रखने में और हरा भरा रखने में हमारी सहायता करते हैं। उन्नत प्रजाति की अगर ज़रूरत हो हमारे किसान भाइयों को, और किस तरह से वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन से वृक्ष लगा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम बिना जाने समझे या किसान भाई को जानकारी नहीं होती और वह उस प्रकार के वृक्षों या फसलों को ले आता है और लगाता है और उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किंतु अगर हम अपने जो हमारी आवश्यकता है उस अनुसार वृक्षों को लगाएं, खासकर हम ऐसे वृक्ष लगाएं
जो औद्योगिक के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात उदाहरण के लिए जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि फर्नीचर का सारा जो स्पेस है वह उद्योग ले लिया है प्लाईवुड उद्योग। जी बिल्कुल प्लाईवुड उद्योग मतलब आज हम जो कुर्सी में बैठते हैं वो भी प्लाई की, दरवाजे भी प्लाई के, बिल्कुल, हर बिल्कुल। चीज प्लाई के लिए बनी होती जी। है। उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्लाईवुड इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। उसके लिए प्लाईवुड के कच्चा माल प्रदान करने के लिए कई सारे वृक्ष हैं। जैसे मैंने कुछ समय पहले मिलिया डूबिया का नाम लिया था, जी। वह वृक्ष है। पल्ववुड के लिए कदम का वृक्ष है। इसके बाद आरडू या अरडू का वृक्ष है। ये सब क्या है, प्लाईवुड की डिमांड को पूरा करते हैं। बिल्कुल तो आपने यदि बिल्कुल हम सही उन जानकारी प्रकार दी। के वृक्षों का ले लें और उसको सही सोर्स से जी लें बिल्कुल तो निश्चित रूप से हम बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छे से उससे कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल। चलते चलते क्या संदेश हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे जो कृषि वानिकी में अपने साथ ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना चाहते हैं? मैं बस किसान भाइयों से यही संदेश अपना प्रसारित करना चाहता हूं कि किसान भाइयों, कम से कम जमीन का कुछ हिस्सा अब कृषि वानिकी के रूप में रूपांतरित करें। खेतों की मेढ़ों पर वृक्ष लगाएं, जहां पर आपको दिखता है रास्ते में वृक्ष लगाएं और अपने जीवन में निरंतर रूप से वृक्ष, न केवल वृक्ष लगाएं बल्कि उसका संरक्षण करें और अपनी खेतीबाड़ी को ध्यानपूर्वक रखकर अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करें। बिल्कुल, बहुत ही सार्थक और विस्तृत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए। और अब किसान भाइयों, कार्यक्रम में वक्त है खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्र सरकार कृषि विकास के लिए निरंतर प्रयासरत। देश में खरीफ बोनी 353 लाख हेक्टेयर पार। कृषि मंत्री ने फसल बीमा प्रचार रथ रवाना किए। कपास में करें तत्वों की पूर्ति और नैपसेक स्प्रेयर की देखरेख। और अब खबरें विस्तार से। देश में बढ़ता खाद्यान्न एवं बागवानी उत्पादन देश के साथ साथ किसानों को भी आत्मनिर्भर बना रहा है। यह केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं, उचित मार्गदर्शन, किसानों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता और राज्य सरकारों के सहयोग से संभव हुआ है। कृषि के चहुमुखी विकास के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत है। यह विचार केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चर्चा में व्यक्त किए। श्री तोमर ने बताया कि वर्ष 2022-2023 के लिए तीसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार 3,305.34 लाख टन कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। यह पिछले वर्ष 2021-2022 की तुलना में लगभग 149.18 लाख टन अधिक है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार बागवानी फसलों का प्रथम उत्पादन अनुमान वर्ष 2022-2023 में 350.87 मिलियन टन होने की संभावना है। पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में श्री तोमर ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक बहुत व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त आने से पहले योजना में एक और अहम बदलाव किया गया है। फेस ऑथेंटिकेशन, चेहरे का प्रमाणीकरण फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप से किसान अपने घर से ही बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के चेहरे को स्कैन करके ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। देश में अब तक 353,43,000 हेक्टेयर में खरीफ बोनी कर ली गई है। मोटे अनाजों तथा गन्ने का रकबा बढ़ा है, जबकि धान, दलहन व तिलहन के रकबे में कमी आई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दलहन का रकबा अभी तक 32.62 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसमें अरहर की बुवाई 6.01 लाख हेक्टेयर में हुई है। उड़द की बुवाई अब तक 4.89 लाख हेक्टेयर में की गई है। वहीं मूंग की बुवाई 15.94 लाख हेक्टेयर में हुई है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक मोटे अनाज की बुवाई में तेजी आई है। 73.40 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई है। इसमें मक्का की बुवाई अब तक 27.11 लाख हेक्टेयर में की गई है। ज्वार 6.15 लाख हेक्टेयर में तथा बाजरा 38.46 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। तिलहन का कुल रकबा 61.10 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसमें सोयाबीन की बुवाई अब तक 35.63 लाख हेक्टेयर में हुई है। इसी प्रकार मूंगफली की बुवाई 22.80 लाख हेक्टेयर में हो गई है। वहीं सूरजमुखी की बुवाई 31,000 हेक्टेयर में हुई है। गन्ने का रकबा अब तक 55.81 लाख हेक्टेयर में हो गया है। जूट और मेस्टा का रकबा 5.81 लाख हेक्टेयर है। वहीं कपास का रकबा 70.56 लाख हेक्टेयर में हो गया है।
मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने भोपाल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री पटेल ने कहा कि रथ सभी 53 जिलों में गांव-गांव जाकर फसल बीमा योजना की जानकारी देकर किसानों को फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। श्री पटेल ने बताया कि किसानों से वर्ष 2016 से अब तक मात्र 5,130 करोड़ रुपए की राशि प्रीमियम के रूप में ले ली गई है। अब तक 1,74,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 27,626 करोड़ 66 लाख रुपए की दावा राशि का भुगतान किया है। इस वर्ष खरीफ 2023 के लिए प्रदेश में 4 कंपनियों को फसल बीमा की जिम्मेदारी दी गई है। ये कंपनियां 52 जिलों के 11 क्लस्टरों के मुताबिक जिलों में बीमा करेंगी तथा कृषकों को फसल बीमा के लिए प्रोत्साहित भी करेंगी। खरीफ में कपास एक नगदी फसल है, परंतु कभी-कभी सूक्ष्म तत्वों की कमी होने से पौधा कमज़ोर हो जाता है और उत्पादन प्रभावित होता है। आमतौर पर कपास में जिंक, गंधक, लोहा, मैग्नीज और बोरान की कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो उनका उपचार सरल है। मजबूत पौधा अधिक उत्पादन देता है, इसलिए किसान भाइयों को इस और अवश्य ध्यान देना चाहिए। कपास के पौधों में जिंक की कमी को दूर करने के लिए 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से यदि बुवाई के समय दिया जाए तो अधिक लाभकारी होगा। खड़ी फसल पर जिंक सल्फेट 2 ग्राम और चूना 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। फसल में गंधक की कमी आने पर 20 से 40 किलो गंधक युक्त उर्वरक प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाएं। मैग्नीज तथा लोहे की कमी के लक्षण दिखाई पड़ने पर 0.3% मैग्नीशियम तथा फोरिक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। बोरान की पूर्ति के लिए बोरिक एसिड का 0.1% घोल का छिड़काव पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, पौध संरक्षण के लिए नैपसेक स्प्रेयर की जरूरत होती है। कई बार चलते चलते इसमें खराबी आने के कारण कृषि कार्य बाधित हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि उसके रख रखाव की समुचित जानकारी होना चाहिए। कई बार दाब कम बनता है, इसके लिए पहले टंकी देखें, यदि खाली है तो इसे भरकर चलाएं। फिर भी शिकायत दूर ना हो तो पंप का प्रवेश वाल्व चेक करें। यदि कोई अवरोध है तो उसे साफ करें या उसे बदल दें। इसके बाद भी समस्या का समाधान ना हो तो पिस्टन चेक करें। पिस्टन की सील घिसी दिखाई दे तो उसे बदल दें। इससे कम दबाव की समस्या से निजात मिल सकती है। कई बार छिड़काव अनियंत्रित हो जाता है, ऐसे में वायु प्रकोष्ठ में तरल पदार्थ आने से भी ऐसी समस्या आ जाती है। इसके लिए वायु प्रकोष्ठ को खाली करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि वायु प्रकोष्ठ में रिसाव है तो उसे बदल दें। यदि बाहरी रिसाव की दिक्कत आ रही है तो नई हौज लगा दें। यदि हौज का कनेक्टर क्षतिग्रस्त है तो उसे भी बदल दें। टंकी से रिसाव की स्थिति में उसे ठीक अवश्य कराएं। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। कृषि दर्शन में आपने देखी अभी खबरें खेती की और हमने आज चर्चा की कृषि आजीविका की बढ़ाई के लिए हमने बात करी, कृषि वानिकी की हमने बात की और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने की हमने बात की। बहुत अच्छी चर्चा हमने तिवारी जी से के साथ करी और आज हमारे इस चर्चा में यही चीज़ निकल कर आती है कि वृक्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जल, जंगल और ज़मीन ये हमें बचाने हैं। वृक्ष होंगे तो हमारे पास सब कुछ होगा और खेती बाड़ी के साथ साथ हम वृक्षों का भी पूरा उपयोग कर सकते हैं। हमें फसल के तौर पे अन्न तो मिलेगा ही, फल फूल के तौर पे हमें आमदनी आगे और बढ़ाने के लिए हमें और सार्थक तरीके से हमें साधन भी मिल जाएंगे। आज की चर्चा आज यहीं तक रहेगी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।